Moral tune. रामनगर नामक एक छोटे से गांव में दो बहुत ही जिगरी मित्र रहा करते थे। एक का नाम सागर और दूसरे का नाम शंभू था। सागर एक बड़ा ही भोला भाला और सीधा सादा इंसान था और दूसरी तरफ शंभू बहुत ही शातिर और आलसी किस्म का इंसान था। शंभू को जब भी कोई काम पड़ता तो वह सागर से अपना काम निकलवा लेता था और अपने ऊपर जब भी कोई मुसीबत महसूस होती तो वह सागर को हमेशा आगे कर देता था, क्योंकि वे बचपन से ही एक साथ खेलते, हंसते, उठते, खाते पीते थे। इसलिए दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई थी। शंभू को सभी लोग दिन भर समझाते थे, मगर फिर भी वह सब की बातों को अनसुना करके दिन भर आवारागर्दी के अलावा कोई भी काम नहीं करता था। इधर सागर अपनी माँ का एक आज्ञाकारी बेटा था। वह अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। सागर के पास अपनी थोड़ी पुश्तैनी जमीन थी, जिसमें वह दिन रात कम करके अपनी और अपनी माँ का पेट पालता था। एक दिन सागर जब खेतों से काम करके थका हारा अपने घर आया, तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज तो तू बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा है। आज तो तू सिर्फ आराम कर, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। दिन में तू खेतों पर काम करता है और घर आकर घर के कामों में मेरी मदद भी करता है। बेटा, आखिर तू कितना करेगा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, ये तू कैसी बातें कर रही है? आपकी उम्र बहुत हो चुकी है। आप इतना ज्यादा उम्र में घर का काम कैसे करोगी? और मैं तो थोड़े समय खेतों में काम करता हूँ और खाली समय बैठा ही रहता हूँ। इसीलिए मैं घर के कामों में आपकी मदद कर देता हूँ। और मैं तो अभी युवक हूँ और इस उम्र में काम नहीं करूंगा तो आखिर कब काम करूंगा? मेरी उम्र अभी काम करने की है, आराम करने की नहीं। बेटा, मैं तो तुझे दिन रात मेहनत करते हुए देखती हूँ और मैं तेरे लिए कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। इतनी मायूस क्यों होती हो माँ? मैं जब तुम्हारे लिए कोई काम करता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। माँ बेटे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस के हरिलाल काका सागर के घर आ जाते हैं और सागर की माँ से कहते हैं, दुलारी बहन, तुम बहुत ही नसीब वाली हो कि तुम्हें सागर जैसा इतना होनहार बेटा मिला है। दुलारी बहन, एक तरफ तुम्हारा बेटा है जो दिन रात खेतों में मेहनत करता है और घर आकर तेरे लिए खाना भी बनाता है और घर के काम भी करता है, और दूसरी तरफ मेरा बेटा शंभू है जो दिन भर आवारागर्दी के अलावा कुछ भी नहीं करता। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूं। काका, ऐसी बात नहीं है। शंभू धीरे धीरे करके काम करने लगेगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए हरिलाल काका। मैं इसके बारे में शंभू से जरूर बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सागर बेटा? वो क्या खाक काम करेगा? पहले तो वह गांव में निठल्ला बनकर घूमता ही रहता था, मगर अब तो वह गांव की लड़कियों को भी छेड़ने लगा है। तो हरिलाल भाई, आप शंभू की शादी क्यों नहीं करवा देते? हो सकता है शादी के बाद वह सुधर जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दुलारी बहन? उससे शादी करवा के मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वह कुछ काम धाम तो करता नहीं है, जो अपने लिए 2 रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, वह किसी और को कैसे कमा कर खिलाएगा? सागर, तू तो उसका दोस्त है, तू उसे समझाता क्यों नहीं है बेटा? ये लो सागर बेटा, मेरे घर आज गाजर का हलवा बना था और तुम्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए ले आया हूं। सागर ने हरिलाल से हलवा ले ली और हरिलाल वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। अगले दिन सागर शंभू से मिलता है और वह शंभू से कहता है, शंभू भाई, हरिलाल काका कल बहुत ही दुखी नजर आ रहे थे। वे बहुत ही परेशान थे। तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो? शंभू सिर्फ दिखाने के लिए सागर का दोस्त था, मगर अंदर ही अंदर वह सागर से बहुत ही जलता था।
क्योंकि गांव में सभी लोग सागर की बहुत ज्यादा तारीफ करते थे और इधर गांव के सभी लोग शंभू की बुराई किया करते थे। सागर की बात सुनकर शंभू को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहता है, अच्छा तो ये बात है। अब मेरे पिताजी मेरी शिकायत हर जगह करने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह तो मुझे देखना ही नहीं चाहते, मुझे जरा भी पसंद नहीं करते। वो अच्छा, तो तू मेरे बाप का वकील बनकर आया है। ऐसी बात नहीं है शंभू, तुम गलत समझ रहे हो। हरिलाल काका हमारे घर के सदस्य जैसे ही तो हैं, तो भला वे मुझसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? तुम ऐसा क्यों सोचते हो शंभू? अगर तुम काम धंधा करोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा और तुम्हें काम करता देखकर तुम्हारे पिताजी की भी चिंता दूर हो जाएगी। अरे ओ भाई ओ, अभी कोई मेरी काम करने की उम्र है क्या? हाँ भाई, यही उम्र काम करने की है। इसी उम्र में आदमी काम कर सकता है। जो आदमी अपने जवानी के दिन आराम करने में गुजार देता है, उसके लिए बुढ़ापा किसी श्राप से कम नहीं होता। तुम मेरी बात पर एक बार विचार जरूर करना। इतना कहकर सागर अपने घर की तरफ चला जाता है। वही शंभू अपने मन में गुस्से को दबाए हुए सागर को जाते हुए देख रहा था। सागर के जाने के बाद शंभू गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। ये सागर का बच्चा आज इतना बड़ा हो गया है कि मुझे आकर समझा रहा है। कुछ साल पहले ये मेरे साथ कबड्डी खेलता था और आज मुझे ये मेहनत का पाठ सिखा रहा है। तभी उसी समय गांव का मुखिया अपने कुछ आदमियों के साथ शंभू के पास आता है। मुखिया गांव के लोगों को सुध पर पैसे दिया करता था। मुखिया से शंभू ने बहुत सारे पैसे उधारी पर ले रखे थे। शंभू को देखते ही मुखिया शंभू से कहता है, क्या शंभू, तुझे पता नहीं है क्या तुम्हारे ऊपर मेरा कितना ब्याज चढ़ गया है? और ब्याज तो क्या, तुम मुझे मेरे पैसे भी नहीं लौटा रहे हो। तुम मुझे मेरे पैसे कब दोगे? क्या मुखिया जी, आप चिंता क्यों करते हैं? हाँ हाँ, मुझे पता है और आपसे मैंने तो कहा है ना कि आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तुम हमेशा यही कहते हो, लौटा दूंगा। कब लौटाओगे यही बताकर पिछले 4 महीनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं तुम्हारे पिताजी की बहुत इज्जत करता हूं और उनका लिहाज करके बस चुप हूं। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो मैं उसकी हालत खराब कर देता। मुखिया की बात सुनकर शंभू थोड़ा डर जाता है और मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, मैं तुझे आज दिन भर का समय दे रहा हूं। कैसे भी करके मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर आज दिन भर में तुम मुझे मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारे बाप से सारे पैसे वसूल करूंगा और उनके सामने ही तुम्हें बहुत पिटवाऊंगा, समझा? इतना कहकर मुखिया गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? जो पैसे मैंने मुखिया से उधार लिए थे वो तो मैंने जुए में उड़ा दी। अब मैं मुखिया को पैसे कहां से दूं? ये नई मुसीबत कहां से आ गई? अगर ये पिताजी के पास चला गया तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तभी शंभू ने एक तरकीब सोचा और वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। क्यों ना मैं सागर से थोड़े पैसे उधार मांग लूं। पूरे गांव में एक वही है जिसे मैं बेवकूफ बना सकता हूं। अगर मैं उससे पैसे मांगूंगा तो वह मुझे पैसे जरूर देगा। ये सोचकर शंभू सागर के पास जाता है और रोता हुआ चेहरा बनाकर सागर से मदद मांगने लगता है। अरे शंभू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि जुए की लत बुरी है, जुआ मत खेल। सागर, तू मेरा सच्चा दोस्त है। तुमने मेरी मुसीबत में हमेशा मदद की है। इस बार मुझे बचा ले दोस्त। सागर ने अपनी फसल को अभी कुछ समय पहले ही बेचा था, जिसके पैसे उसके घर में रखे हुए थे। सागर ने उन पैसों को शंभू को दे दिया और शंभू से कहा, अगर तुमने मुखिया के पैसे नहीं दिए तो मुखिया जी तुम्हें बहुत मारेंगे। ये लो शंभू पैसे, और यह पैसा शुद्ध समेत जाकर के मुखिया जी को दे दो और कल से ही एक नई शुरुआत कर और कोई काम धंधा कर ले। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा और बहुत मेहनत करके तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा।
शंभू सागर से पैसे लेकर सीधा मुखिया जी के घर जाता है और मुखिया के पैसे शुद्ध समेत वापस लौटा देता है। इसी तरह 2-4 दिन बीत जाते हैं और शंभू, जो एक बिगड़ा हुआ इंसान था, शंभू पहले से भी ज्यादा पैसे मुखिया से शुद्ध पर ले आता है और कुछ ही दिनों में शंभू ने वह सारे पैसे जुए और शराब में उड़ा दी। इधर सागर की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अपनी माँ के इलाज के लिए सागर को पैसे की जरूरत पड़ती है। तब उसे शंभू की याद आती है और वह शंभू के पास जाता है और उसे कहता है, दोस्त, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उनमें से कुछ पैसे मुझे अभी चाहिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। दोस्त, तू क्या कह रहा है? इतनी जल्दी मेरे पास पैसे कहां से आ जाएंगे? मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा। तुमने मुझे कुछ ही दिनों में पैसे लौटाने का वादा किया था। जब तक मुझे जरूरत नहीं थी मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन आज मैं मजबूर हूं और मुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं तुमसे मांग रहा हूं। ये सुनकर शंभू गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वह गुस्से में सागर से कहता है, तू तो सभी गांव वालों का चहीता है। गांव में जाकर किसी से उधार क्यों नहीं मांग लेता? तुझे तो कोई भी उधार दे देगा। शंभू, तू समझता क्यों नहीं? मैं उधार क्यों मांगू जब मैंने तुम्हें पैसे दिए ही हैं? शंभू ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। शंभू की बातें सुनकर सागर बहुत मायूस हो जाता है। वह अपनी माँ की तबीयत को लेकर बहुत परेशान था। तभी सागर शंभू से कहता है, शंभू, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था, इसीलिए मैं तुझे भला बुरा भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं तेरी शिकायत हरिलाल काका से जरूर करूंगा। सिर्फ उनका लिहाज करके मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ। इतना कहकर सागर वहां से चला जाता है। अब सागर की बातों को सुनकर शंभू को बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी। तभी उसी रास्ते से गांव का मनोहर अपने हाथ में पोटली पकड़े हुए सागर के घर की तरफ जा रहा था। अरे ओ मनोहर काका, कहाँ जा रहे हो? अरे शंभू बेटा, मैं सागर के घर जा रहा हूं। 2 दिन बाद मेरी बेटी रीमा की शादी होने वाली है और मैंने उसके लिए जो गहने बनवाए थे उसे सागर के घर में मैं रखने जा रहा हूं। मैं अपनी पत्नी शांति के साथ कुछ मेहमानों के घर नेवता देने जा रहा हूं और हमारे गांव में अभी बहुत चोरियां हो रही हैं और इस पोटली में सोने के गहने हैं, इसलिए मैं इस पोटली को सागर के घर रखने जा रहा हूं। सागर से ज्यादा ईमानदार आदमी मुझे इस गांव में कोई लगता ही नहीं। इतना कहकर मनोहर सागर के घर की तरफ चल देता है। अब मनोहर की बातें सुनकर शंभू के मन में सागर के प्रति जलन की भावना और बढ़ जाती है। तभी वहां पर गांव का मुखिया अपने आदमियों के साथ आता है और शंभू से कहता है, अरे ओ शंभू, अभी तक तुमने मेरे इस बार के पैसे नहीं लौटाए। शंभू ने पहले से ही अपने दिमाग में एक योजना बना ली थी। तभी मुखिया के बातों पर मुस्कुराते हुए उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, 2 दिन के बाद मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है शंभू, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय दे रहा हूं। अगर तुमने 2 दिन में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तीसरा दिन तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। असल में शंभू ने सागर के घर चोरी करने की योजना बनाई थी। वह जानता था कि सागर दिन भर घर पर नहीं रहता। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता रहता है और घर पर उसकी बूढ़ी माँ चारपाई पर लेटी रहती है। अगले दिन शंभू योजना के अनुसार बाजार जाता है और ठीक वैसे ही पोटली खरीद कर लाता है जैसी पोटली उसने मनोहर के हाथों में देखी थी। और फिर इसके बाद शंभू मनोहर के घर जाता है। सागर की माँ जब शंभू को अपने घर में देखती है तब वह शंभू से कहती है, अरे शंभू बेटा, तुम यहाँ क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है ना? अभी तो सागर घर में भी नहीं है, खेतों पर काम करने गया है। हाँ काकी, सब कुछ ठीक है। बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपकी तबीयत के बारे में पूछ लूं।
ये लो, मैं आपके लिए कुछ फल लाया हूं। शंभू ने फलों में नींद की दवा मिलाई थी। सागर की मां ने भावुक होकर एक फल खा लिया और फल खाते ही उसे नींद आ गई। वह कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई। शंभू ने बहुत ही चालाकी से अलमारी में से गहनों की पोटली निकाली और ठीक वैसे ही पोटली अलमारी के अंदर रख दी ताकि किसी को शक ना हो। अगले दिन मनोहर सागर के घर आता है और अपने गहनों की पोटली मंगाने लगता है। सागर बेटा, मैंने जो तुम्हें पोटली रखने के लिए दी थी, आज तुम वह पोटली मुझे वापस कर दो बेटा। सागर पोटली लाकर मनोहर को दे देता है, मगर मनोहर जैसे ही पोटली खोलकर देखता है तो वह चौंक जाता है क्योंकि पोटली के अंदर पत्थर के अलावा और कुछ नहीं था। पोटली में पत्थर देखकर मनोहर सागर से पूछता है, सागर बेटा, इसमें तो केवल पत्थर हैं, मेरे सोने के गहने कहां पर हैं? ये सब देखकर सागर को पसीना आ गया और वह मनोहर से कहता है, काका, आपने तो यही पोटली मुझे दी थी। इस पोटली को तो मैंने अलमारी में संभाल कर रख दिया था। मैंने तो पोटली को खोलकर देखा भी नहीं। अरे सागर, तू ये क्यों नहीं कहता कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई है? तुम्हारे मन में गहनों को हड़पने का लालच आ गया है। कहीं तुमने गहने बेच तो नहीं दिए? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मेरी बात का विश्वास दीजिए काका। सागर, ये पोटली तो तुम्हारे अलमारी में रखी थी, तो फिर इसमें कंकड़ कहां से आ गए? यह मामला आसानी से खत्म नहीं होगा सागर। मैं पंचायत में तुम्हारी शिकायत करूंगा। कुछ ही देर में गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें गांव के सरपंच हरिलाल काका और शंभू भी थे। क्या सागर, तुमने ये क्या किया? गांव वाले तो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते, और तुमने क्या किया? लोगों की आंखों में धूल झोंकना शुरू कर दिया। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? अपने ही गांव में तुमने डाका डाल दिया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। सागर की बदनामी होते हुए देखकर शंभू बहुत खुश था। हर कोई सागर को कोस रहा था। ये देखकर सागर की मां बोली, बेटा, मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी कि तुमने चोरी की? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन किसी ने भी सागर की बातों का विश्वास नहीं किया। इतनी ही देर में मनोहर की पत्नी शांति वहां पर आई और मनोहर के पास आकर बोली, आप सब सागर को क्यों मार रहे हो? शांति, तुमने जो गहने दिए थे वह इसने बेच दिए। उन गहनों को बेचकर इस बेचारे को 100 से 200 रुपये भी नहीं मिले होंगे। ये तुम क्या कह रही हो? क्योंकि वह गहना असली सोना नहीं था, बल्कि पीतल का था। उन गहनों पर तो सोने का पानी चढ़ा हुआ था। लेकिन फिर वो पोटली? असली गहनों की पोटली तो मेरे पास है। अजी, आपको तो मैंने तोते की तरह कितनी बार समझा था कि अलमारी में 2 रंग की पोटलियां रखी हुई है। पीली और लाल लाल वाली पोटली में नकली गहने थे और पीली वाली पोटली में असली गहने रखे हुए थे। आपने लाल वाली यानी नकली गहने की पोटली उठाकर सागर को दे दी। वो तो अभी मैं अलमारी से कपड़े निकालने लगी तो मेरी नजर अचानक से पोटालियों पर गई, तो मैं तुरंत यहाँ पर आ गई। मैं सागर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये चोरी नहीं कर सकता। शांति सभी लोगों को यह बात बता ही रही थी। तभी मुखिया गुस्से में लाल पिला होते हुए अचानक से वहां गया और शंभू से कहने लगा, क्यों रे शंभू, नकली गहने देकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? अब शंभू की सारी पोल खुल चुकी थी। गांव वालों को समझे देर न लगी कि ये चोरी शंभू ने की थी। तभी सागर की मां बोली, अब मुझे याद आया कि कल शंभू घर पर आया था और ये मेरे लिए फल भी लेकर आया था, मगर जब मैंने फल खाया तो मुझे बहुत नींद आने लगी और मैं सो गई, और अभी भी मेरा सर भारी है। अपना पोल खुलते देखकर शंभू सागर से माफी मांगने लगता है। तुम मेरे बेटे कहलाने लायक नहीं हो, तुम एक कलंक हो। तुमने अपने इतने अच्छे दोस्त के यहाँ चोरी की, तू दोस्ती पर कलंक है। सागर मेरे दोस्त, मैं तो तुमसे हमेशा जलता रहता था। मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची और तुमने मुझे पिटने से बचा लिया। दोस्त, तुमने मेरी आंखें खोल दी। इसके बाद शंभू ने सभी गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी मांग ली और इस घटना के बाद शंभू भी सुधर गया और कामकाज करके अपना जीवन यापन करने लगा। दोस्तों,
अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, मैं एक छोटा क्रिएटर हूं और आप सबसे बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहता हूं। मेरी लगभग हर वीडियो पर 1000 से 2000 तक व्यूज आ ही जाते हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि इतने लोग वीडियो देखते हैं फिर भी बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। भाई, आपके सिर्फ एक क्लिक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसी एक सब्सक्राइब से किसी छोटे क्रिएटर का सपना पूरा हो सकता है। हम जैसे छोटे क्रिएटर्स दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि लोग हमारा साथ देंगे, और कुछ लोग तो शायद इसलिए भी सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं उनके एक सब्सक्राइब से ये यूट्यूबर बन न जाए। और सच कहूँ, इतना सब बोलने के बाद भी शायद बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो लोग दिल से सपोर्ट करना जानते हैं वो जरूर हमारा साथ देंगे। बस 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो गाइस, उसके बाद मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा। तो चलिए गाइस, अब खत्म करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारे इंडिया में कितनी यूनिटी है।